फैमिली में सब अच्छे बेटा? एवरीबॉडी इज फाइन इन योर फैमिली? माय वॉइस इज क्लियर? ओके, आवाज आ रही है सभी को बेटा? फाइन। फैमिली में सब अच्छे हैं? चलिए, क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे, अभी स्टार्ट कर लेते हैं अभी, ठीक है? एग्रीकल्चर में आपका जो सेकंड एग्रीकल्चर है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, उसके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, कल हमने प्रिमिटिव एग्रीकल्चर के बारे में जाना था, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे एंड सम ड्रॉबैक्स वी हैव गॉन। उसके हमने कुछ ड्रॉबैक्स हमने पढ़े थे। टुडे विल टॉक अबाउट द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। देखिए, इंटेंसिव जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि इसके नाम से ही ये हमें पता लग जाता है कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब हो गया जहाँ पे एग्रीकल्चर काफी सोच समझ के की जाती है। अगर हम ओवरऑल इन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो उसमें ये उस एरिया के अंदर प्रैक्टिस में लाई जाती है जहाँ पर आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, और इसकी वजह से, पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से जो फील्ड्स होती हैं उन पे पर पर्सन का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब होने का क्या हो कि डिपेंडेंसी उस पर बहुत ज्यादा होती है। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से लार्ज एरिया नहीं मिल पाता है एग्रीकल्चर के लिए, और इसलिए जो साइज होते हैं फील्ड वो छोटे होते हैं। अब ये जो एग्रीकल्चर है ये हमारी क्लासिफाई होती है दो अलग अलग कैटेगरी के अंदर। एक हमारे पास हो गया जिसमें एरिया लगभग सेम है, कंट्री आपकी लगभग सेम है, लेकिन इसमें दो तरह के एग्रीकल्चर, दो तरह के क्रॉप से वो ग्रो की जाती है। एक हमारे पास पैडी होती है, चावल, जिसमें मेन रूप से चावल को उगाया जाता है। चावल मुख्य रूप से फसल होती है और उसको उगाया जाता है। एक हमारे पास होता है चावल के लिए कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन समझ लीजिए, या फिर फिजिकल फीचर्स चावल के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है उन्हीं रीजन के अंदर। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइमेट हो, क्लाइमेट में डिफरेंट आ गया, टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया, तो इसकी वजह से वहां पर पैडी की एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती। इसलिए इसको दो कैटेगरीज में बांटा है आपका, एक तो पैडी डोमिनेटेड इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और एक हमारे होता है क्या, अदर देन पैडी, पैडी के अलावा जो दूसरी क्रॉप्स ग्रो की जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? हैव यू गॉट टिल नाउ? देखो, इसमें क्या है, थोड़ा सा हमारे पास जो प्रिमिटिव था वो आप एक तरह से कह सकते हैं आपका इट्स अ काइंड ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसमें भी प्लॉट का साइज वहां पर भी छोटा होता था, यहाँ पर भी छोटा होता है। वहां पर जो प्लॉट साइज का छोटा होने का कारण क्या था कि वहां पे फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता था। फॉरेस्ट को क्लियर करने की वजह से ज्यादा पार्ट को क्लियर नहीं कर सकते थे, इसलिए वहां पे साइज छोटे रखते थे। वहां पे अलग आपकी मशीनें यूज नहीं होती, तो मशीनें यहाँ पर भी हमारी यूज नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे अभी रिसेंट टाइम में मशीनों को यूज करना क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एक तरह से कह सकते हैं आपका कि जो क्लासिफिकेशन जो दिया है वो इसी बेस पे दिया है कि जो प्रिमिटिव है उससे थोड़ा सा एडवांस एग्रीकल्चर में हम जब आ जाते हैं तो हमारे पास इंटेंसिव है, इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब इंटेंसिव एग्रीकल्चर को देखो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट, पैडी डोमिनेटेड एग्रीकल्चर और क्रॉप अदर देन पैडी। अब इसमें हम जानेंगे कि किस किस एरिया के अंदर ये पैडी डोमिनेटेड होती, या फिर आपका अदर देन पैडी, यानी कि चावल प्रमुख रूप से फसल के रूप में उगाया जाता है, या फिर चावल के अलावा दूसरी फसल जैसे कि गेहूं हो गया हमारे पास, सोयाबीन हो गया, या ये जो हो गए बारले हो गया, या मेज हो गया, इस तरह की फसलें जो है हमारे पास उगाई जाती हैं आपका, जहाँ पे चावल मेन फसल ना उगा के दूसरे जो क्रॉप है वो उगाई जाती है हमारे पास, वो उगाया जाती है। जो पैडी डोमिनेटेड एग्रीकल्चर है, पेप्टाइड्स इन द कंट्री व्हिच हैव हाई टेम्परेचर एंड लॉन्ग रेनी सीजन, या लॉन्ग आपका प्रिसिपिटेशन टाइम, जहाँ पे जितना, यानी कि वर्षा ज्यादा होती है, तो वर्षा नहीं होती है तो फिर हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। हम लोग इरिगेशन सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके ये फसल को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो मोस्टली चावल की जो फसल है उसको ग्रो करने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या चाहिए, आपका हाई, आपका क्या कह सकते हैं, आपका टेम्परेचर हाई वाला जो एरिया होता है,
ये जो एरिया हमारे पास पड़ता है स्पेशली जहाँ पे रेनफॉल भी ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी की मात्रा ज्यादा हो, सॉइल की फर्टिलिटी भी अच्छी हो, टेम्परेचर भी हाई हो, तो ऐसे एरिया के अंदर हमारे पास ये पैडी जो आपकी ग्रो की जाती है आपका, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो हमें समझ में आएगा जो पैडी डोमिनेटेड हमारी क्रॉप है वो कहाँ कहाँ पे होती है हमारे पास। जैसे इंडिया हमारे पास हो गया, चाइना हमारे, जहाँ पे ज्यादातर चावल उगाया जाता है, तो चावल के लिए मानसूनी एशिया हमारे पास आप कह सकते हैं, जहाँ पे मानसून आता है। मानसून एशिया में से इंडिया भी हमारे पास आ गया। इंडिया के जो कोस्टल पार्ट है, तमिलनाडु वाले पार्ट है, वहां पर हमारे पास हो गया। चाइना है हमारे पास, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है। इसी तरह से मलेशिया हो गया हमारे पास। कल हमने फिलीपींस के बारे में जाना था, तो ये हमारे पास सारा साउथ ईस्ट एशिया हमारे पास जो पड़ गया। यहाँ पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर हमारे पास आपका पैडी डोमिनेट यानी कि चावल प्रधान कृषि की जाती है। यहाँ पे चावल मुख्य रूप से फसल के रूप में उगाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे इंडिया हो गया, जापान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, मलेशिया, कोरिया, फिलीपाइंस एंड थाईलैंड और वियतनाम। तो ये सारे ऐसे कंट्री हैं जिनके अंदर हमारे पास क्या ग्रो किया जाता है, आपका पैडी डोमिनेटेड हमारे पास, ठीक है। इसके साथ साथ एक हमारे पास है क्रॉप अदर देन पैडी। ये हमारे पास इसमें यानी कि क्रॉप तो ग्रो करते हैं हम लोग, लेकिन उसमें चावल ही, चावल के अलावा दूसरी फसलें ग्रो करते हैं। जैसे इन द मैनी एरिया, किस एरिया के अंदर हमारे पास, ये है वही रीजन जिसपे हम लोग अभी बात करें, जहाँ पे चावल भी उगाया जाता है, लेकिन बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशन है जो चावल के लिए रिक्वायर्ड हो। तो उसी क्षेत्र में अगर क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है तो वहां पर चावल तो ग्रो नहीं किया जा सकता, चावल के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं बनती, या फिर वहां का रिलीफ ऐसा नहीं है, धरातल ऐसा नहीं है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकें कि चावल ग्रो कर सकें। या फिर वहाँ की जो सोयल है, जिस तरह की सोयल की रिक्वायरमेंट, सोयल की फर्टिलिटी, जैसे हम लोग इंडिया के बहुत सारे फिजिकल फीचर्स पढ़कर आए हैं। आपका डेजर्ट हो गया, डेजर्ट पार्ट में पॉसिबल नहीं है। पेनिनसुलर प्लेटू हो गया हमारे पास, है तो वो मानसूनी एशिया, लेकिन वहां पर फिजिकल फीचर्स चेंज हो गए। अब फिजिकल फीचर्स चेंज हो गए तो वहां पे आपका ये एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती जिसमें चावल को हम लोग ग्रो करें। अब चावल नहीं ग्रो कर सकते तो दूसरी फसलें ग्रो करते हैं। तो इसमें जो फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं आपका, जैसे कि हमारे व्हीट हो गया, नॉर्थ इंडिया में हम जाते हैं, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पे मेन रूप से हम लोग कौन सी फसल ग्रो कर रहे हैं, आपका आपका गेहूं हम लोग उगाते हैं। इधर नॉर्थ इंडिया के अंदर गेहूं उगाते हैं। इसी तरह से चाइना का पार्ट हमारे पास, चाइना में जैसे चाइना का मंचूरिया एक कंट्री पड़ता है चाइना के अंदर, चाइना खुद भी है जिसमें गेहूं उगाया जाता है। नॉर्थ कोरिया हो गया, नॉर्थ जापान हो गया, ये वो एरिया है जहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो आपकी पैडी को उगाने के लिए सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये आपका गेहूं हो सकता है, सोयाबीन हो सकती है, बार्ले हो सकता है, या फिर आपका सोरगम। सोरगम क्या है आपका, उगाया जाता है। सोरगम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपका, सोरगम का मतलब जो ज्वार होती है वो उगाया जा सकता है। वो हमारी क्रॉप्स ग्रो की जाती है आपकी जहां पर अदर देन पैडी हमारे पास। नाउ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं आपका। जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले क्या है, देखो सबसे पहले प्रैक्टिस इन द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। अब ये उस एरिया के अंदर की जाती है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो जो प्लॉट का साइज है वो छोटा होगा, तो उस पर्टिकुलर फील्ड का ऑप्टिमम यूज किया जाता है। मतलब क्या हुआ, जितना मैक्सिमम आप जितना मैक्सिमम आप इसको यूज कर सको वो आप इसमें करते हैं। इसीलिए इसमें क्या है आपका, अगला फैक्टर हम पढ़ेंगे कि जो क्रॉप है वो आपका मोर देन वन क्रॉप्स इसमें ग्रो की जाती है। आपका मल्टी क्रॉपिंग भी आप कह सकते हैं आपका, ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग भी आप इसमें कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी, इंटेंस क्रॉपिंग भी आप इसमें कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन, ये एरिया कैसा हो गया जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है। जैसे हमारे पास अब देखो जितने भी हमने कंट्री का नाम लिया है, जैसे कि इंडिया हो गया लार्ज पॉपुलेशन, चाइना है विद लार्ज पॉपुलेशन है, जापान भी लार्ज पॉपुलेशन के साथ भी है, मलेशिया, थाईलैंड, ये सारे ऐसे कंट्री जिनमें पॉपुलेशन ज्यादा है। तो लार्ज पॉपुलेशन होने की वजह से जो फील्ड है, भाई पॉपुलेशन पर रहने के लिए भी जगह चाहिए, तो जो प्लॉट है उनका साइज क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। लेबर वर्क इज डन बाय द फैमिली मेंबर्स, तो इसमें भी देखो मशीनें यूज नहीं होती, तो जो लेबर वर्क है, खेतों में काम करने का जितना भी होता है, मोस्टली जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं आपस में मिलजुल कर ही उसमें अपना लेबर वर्क करते हैं। लेस यूज ऑफ द मशीन्स, मशीनें बहुत कम यूज की जाती हैं, हालांकि मैंने बोला अभी धीरे 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 करके इसमें प्रैक्टिस में लाई गई, मशीनों का यूज करना स्टार्ट कर दिया गया कुछ एरिया के अंदर।
एंड फोकस ऑन द मैनुअल वर्क, और ज्यादातर क्या है आपका मैनुअल वर्क, यानी कि हार्ड वर्क जो किया जाता है मैनुअल वर्क पर ज्यादा फोकस है. Intensity is so high that in one area 2 to 4 sorry 1 year 2 to 4 क्रॉप्स आर ग्रोन. तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लिया जाता है उसी फील्ड से, और ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में क्या किया जाता है, एक साल में 2 से 4 फसलें 2 से 3 फसलें लगातार इसमें फसलें उगाई जाती, ताकि इस फील्ड का मैक्सिमम यूज किया जा सके. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है सरप्लस प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इनटू द मार्केट. वैसे तो देखो ये जो एग्रीकल्चर है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, वैसे निर्वाह के लिए ही की जाती है, अपना गुजारा करने के लिए की जाती है, लेकिन इसमें प्रोडक्शन 2 से 3 बार फसल उगाने की वजह से सरप्लस प्रोडक्शन जो होता है उसको मार्केट में या आसपास के जो लोकल मार्केट होता है उसमें क्या कर दिया जाता है, इसको सोल्व कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है. देन ट्रेडिशनल टूल्स आर यूज. इसमें भी हमारे पास वही है, जो पुराने तरीके के जो टूल्स होते हैं वही यूज किए जाते हैं, बट नाउ अब जैसे मशीनों का यूज भी होना शुरू हो गया है. इंटरक्रॉपिंग इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एग्रीकल्चर. इंटरक्रॉपिंग का मतलब हो क्या, देखो सिंपल है, जैसे हमने एक क्रॉप उगाई हुई है, जैसे हम लोग बात करें सरसों की क्रॉप हमने उगा रखी है, और सरसों के बीच में जो आपके डालियां होती है उनमें सब्जियों वगैरह का प्लांटेशन करते हैं, इसको लोग इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, कि पहले ऑलरेडी क्रॉप उगी हुई है, उसी के बाद उसी में दूसरी क्रॉप भी क्या कर दी जाती है, प्लांट कर दी जाती है. आपका जैसे हमारे यहाँ पे आपका हॉर्टिकल्चर है, गर्मियों में आपकी सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं आपका, तो वो हमारे पास इंटरक्रॉपिंग है. क्रॉप्स की जो हमारे पास उगाई जाती हैं इसको हमारे पास इंटरक्रॉपिंग सिस्टम बोल देते हैं. ठीक है, यानी कि विद इन वन क्रॉप अनदर क्रॉप्स आर ग्रोन. तो इंटेंसिव कल्टीवेशन लीड टू द लॉस ऑफ द सॉइल फ्रंट. इसका जो लो प्रॉब्लम है वो यही है, एक तो फील्ड का साइज है वो छोटे होते हैं, दूसरा हमारे पास बार बार फसलें उगाने की वजह से जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी लॉस करती है, और इसमें ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज नहीं किए जाते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते हैं, बट इसमें मैन्योर वगैरह को ही ज्यादा प्रेफर किया जाता है. इसके साथ साथ यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं वो ग्रेन क्रॉप्स उगाई जाती है, तो फोकस किस पे किया जाता है, आपका फूड क्रॉप्स पे ज्यादा फोकस होता है. मतलब क्या हुआ कि जो खाने के जो खाद्य फसलें होती हैं वो ज्यादा ग्रो की जाती है. हालांकि अब इसमें धीरे धीरे करके एनिमल रेयरिंग को भी इन्वॉल्व किया गया है, तो एनिमल रेयरिंग को हमने इसमें इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि वो हमारे पास फिर मिक्स क्रॉपिंग के अंदर चला जाएगा. ठीक है, मिक्स एग्रीकल्चर मिक्स क्रॉपिंग के अंदर चला जाएगा हमारे पास, तो इसमें पशुओं पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, इसलिए चारे वाली फसलें कम उगाई जाती हैं. ज्यादातर जो फसलें उगाई जाती हैं, किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं हमारे पास, मोस्टली वो फसलें जो खाद्य फसलें होती हैं. तो ये हमारे पास आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, हमारे पास सबसिस्टेंस आपका इंटेंसिव. हाँ जी, बोलो बेटा. कमर्शियल नहीं बेटा, ये हमारे पास जो क्रॉपिंग है, नाम देखो नाम क्या कहता है इसका, जीवन निर्वाह के लिए है. इसमें मैंने बोला कि जीवन निर्वाह के लिए उगाई जाती है, इसमें किसी तरह की जो कमर्शियल क्रॉपिंग है वो नहीं होती. सिर्फ और सिर्फ खाद्य फसलों पर, मैंने बोला कि खाद्य फसलों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वो फिर हमारे पास कमर्शियल क्रॉपिंग में आ जाएगा. अगर इसमें फसलें उगाई जाएंगी तो कमर्शियल क्रॉपिंग नहीं, वो फिर हमारे पास प्लांटेशन हो गया, फिर कमर्शियल क्रॉपिंग में आती है. जिनका पर्पज हमारे पास मिक्स क्रॉपिंग में हम जा सकते हैं, मिक्स क्रॉपिंग में आ जाएंगे लोग उसके बाद. ठीक है, तो इसका जो पर्पज होता है, प्रायोरिटी क्या होती है आपकी, प्रायोरिटी सिर्फ इतनी होती है हमारे पास कि इस फसल में हम अपने जीवन निर्वाह के लिए ही उगाते हैं, अगर कुछ सरप्लस प्रोडक्ट्स बचते हैं तब हम इसको बाहर के मार्केट में सेल करते हैं, अदरवाइज फैमिली मेंबर्स की रिक्वायरमेंट या आसपास के लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये हमारे पास उगाई जाती है. तो कुछ जैसे कुछ सरप्लस प्रोडक्ट हो गए ना हमारे पास, तो वो सरप्लस प्रोडक्शन होने की वजह से ही सिर्फ उसको मार्केट में सेल किया जाता है, अदरवाइज सिर्फ फैमिली मेंबर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. गॉट इट. चलिए, तो ये हमारे पास इंटेंस है. इसमें देखो सिंपल आपको क्या रखना है ध्यान, सिर्फ आपको दो मेन फैक्टर याद रखने. एक होता है हमारे पास आपका जिसमें हम लोग चावल मुख्य फसल उगाते हैं, वो हमारे पास हो गया पैडी डोमिनेटेड एग्रीकल्चर. ठीक है, पैडी डोमिनेटेड इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. ठीक है, दूसरा हमारे पास हो गया अदर देन पैडी. पैडी के अलावा एक दो आपकी क्रॉप्स के नाम आप याद कर सकते हैं इसमें, जैसे कि आपका वीट हो गया,
व्हीट हो गया हमारे पास, बार्ले हो गया हमारे पास, आप इसमें ज्वार भी याद कर सकते हो, मक्का है वो भी कर सकते हो, कुछ पार्ट में उगाया जाता है, ठीक है। तो एरिया कौन सा होगा हमारे पास, सिर्फ एक वर्ड याद रखो, मानसूनी एरिया जो पड़ता है हमारे पास, स्पेशली हम जो बात करेंगे। एरिया कैसा है हमारे पास, भाई ऐसा एरिया है जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो। अब पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप बनते चले जाएंगे। आपकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो जो फील्ड है उस पे जो वर्क किया जाता है वो काफी सोच समझ के किया जाता है, और एक ही फील्ड से बहुत सारी फसलें एक साल में ग्रो की जाती है। इन वन एग्रीकल्चर सीजन हम लोग बहुत ज्यादा फसलें क्या करते हैं, मीन 2 से 3 फसलें हम लोग क्या कर लेते हैं, एटलीस्ट 2 क्रॉप तो हम लोग ग्रो करते हैं, अपने यहाँ पे ग्रो करते हैं। ये हमारे पास इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ही, हालांकि हमने थोड़ा सा अभी इसमें कमर्शियल क्रॉपिंग को इन्वॉल्व कर लिया है। क्रॉप्स हमारे पास उगाई जाती हैं जिसमें हम लोग एक तो स्पेशल मार्केट के पर्पज से ही हम लोग उगाए, जैसे हमारे यहाँ पे मस्टर्ड उगाया जाता है, ये स्पेशली मार्केट पर्पज से ही उगाया जाता है। लेकिन फिर भी ये हमारे पास खाद्य फसलों में ही आता है। हालांकि ये ग्रेन नहीं है, अनाज तो नहीं है, लेकिन इसका उपयोग भी हम लोग किस लिए कर रहे हैं, खाने के लिए ही कर रहे हैं। तो इसलिए इसको भी हम लोग इसमें रखते हैं, अपना इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर रखते हैं। वैसे ये हमारे पास जब बात करेंगे, हमारे पास एक कैश क्रॉप है, यानी कि किसान मस्टर्ड को उगा रहे हैं, सरसों को उगा रहे हैं, तो उसका पर्पज क्या है, आपको भी उससे उसको कुछ कैश मिलेगा। मस्टर्ड के साथ हम लोग भीट उगाते हैं, जिससे का पर्पज क्या है कि भाई हमारा गुजारा भी होगा, प्लस मस्टर्ड को हम लोग मार्केट में सेल करेंगे। तो जो कैश क्रॉप्स हैं वो कैश क्रॉप्स पे जोड़ दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये इसमें हमारे पास अलग चीज चली जाएगी, ठीक है। गॉट इट, समझ में आया? ओके। अब आगे देखो, इसमें प्लॉट का जो साइज है वो छोटा हो जाता है, रीजन क्या, आपका पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा जगह मिलेगी नहीं, तो उसी पे सारा वर्क करना पड़ता है। अगला, इसमें जो हमारे पास लेबर है वो बाहर से कोई लेबर मंगवाते नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन, ऑब्वियसली बात है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से वो उस एरिया की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा अच्छे से नहीं कर पाते। तो प्रोडक्शन पर हेक्टेयर पर यूनिट तो ज्यादा होता है, लेकिन लार्ज पॉपुलेशन होने की वजह से जो प्रोडक्शन जो होता है वो सफिशिएंट नहीं हो पाता है हमारे पास। ये इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक समझ, ठीक है। तो ये अभी थोड़ा छोटा पॉइंट रखूंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है, इसमें कोई चीज समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो, या पीछे का अगर कुछ पूछना था पूछ सकते हो, बिकॉज आज के लिए इतना ही करवाएंगे बस, ठीक है। डिसएडवांटेज कुछ नहीं बेटा, इसका डिसएडवांटेज सिर्फ इतना है कि इसके जो प्लॉट के साइज हैं वो छोटा होता है, ठीक है। और छोटा होने की वजह से एक फील्ड पे बार बार एग्रीकल्चर करते हैं हम लोग। बार बार एग्रीकल्चर करने से आजकल तो देखो सिंपल सी बात है, हम इसमें पेस्टिसाइड्स भी डालने लग गए हैं, फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं हम लोग, वो सारी चीजें हम लोग, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन को यूज करने की वजह से जो पर्टिकुलर फील्ड है उसकी फर्टिलिटी लॉस होती है। एक मेन इशू यही है इसका कि आपका ओवर बर्डन है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो पॉपुलेशन के ओवर बर्डन हो रहा है हमारे पास। और इसलिए मैंने जैसे बोला कि जो फील्ड है उसका ऑप्टिमम यूज किया जाता है, मतलब जितना मैक्सिमम यूज कर सके आप यूज करो उसको, जितना प्रोडक्शन कर सकते हो करो, चाहे उसके लिए इसकी फर्टिलिटी लॉस हो जाए। तो इसकी मेन इशू यही है हमारे पास है कि एक इंटेंसिव कल्टीवेशन की जो लीड करता है वो किसको लीड करता है हमारे पास, ये सॉइल की फर्टिलिटी को लॉस करता है। बस ये इसका एक मेन ड्रॉबैक है। दूसरा, अभी इसमें ऐसे कोई ड्रॉबैक ऐसा हमें नजर आता नहीं है कि भाई इसमें कोई ड्रॉबैक हो, बाकी ये इसका ड्रॉबैक जरूर है कि इसकी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी जो लॉस होती है। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा प्रमोद कोई क्वेरी बेटा? समझ में आ गया? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डिस्कनेक्ट करके चले जाते हो, ये गलत बात है। अगर आपको समझ में आता है तो एक दो क्वेश्चंस बता दिया करो, ताकि मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि भी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे क्वेश्चन पूछने की बारी है, समवन हैज डिस्कनेक्टेड, 5 से 4 हो गए हो, ठीक है। सौरभ, सौरभ, चलो नेक्स्ट तनु, नाम लेते डिस्कनेक्ट। चलो ठीक है बेटा, दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हाउ यू ट्रीट, कैसे आप ट्रीट करते हो। बट ऑब्वियसली बात है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, अगर आप नहीं समझना चाहते तो अलग बात है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे, कल मिलते हैं आपसे, ठीक है। सी यू। चलिए, ठीक है बेटा, ओके।